हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका बिंद स्टडी हब में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि हम एमपी टेट संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, विकास के सिद्धांत के बारे में कल हमने 6 सिद्धांत पढ़े थे। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम विकास के आगे के सिद्धांतों को बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला सिद्धांत है दोस्तों विकास के बारे में। तो पहला सिद्धांत हमारा है दोस्तों समन्वय का सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? समन्वय का सिद्धांत है। दोस्तों, इसके पहले हमने निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है ना, चक्राकार का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। तो हमने विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पिछले वीडियो में निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, परमार्जिता का नियम क्या कहता है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है और चक्राकार का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, समन्वय का सिद्धांत है। तो दोस्तों, समन्वय का सिद्धांत होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा कि समन्वय का सिद्धांत है। इसके में जो कथन के आधार पर प्रश्न बनते हैं कि बालक सामान्य से विशिष्ट क्रिया कर रहा है, इसमें विकास का कौन सा सिद्धांत होगा, ऐसे पूछेगा। और जैसे पूछ दिया विकास एक अविराम प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, एक कौन सा सिद्धांत कहता है। तो इस ऐसे पढ़ने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो समन्वय का सिद्धांत है, तो समन्वय का सिद्धांत ये कहता है विकास के अंतर्गत है कि पहले बालकों में जो विकास होगा ना, तो सामान्य से कहां की ओर होगा दोस्तों? विशिष्ट की ओर होगा। तो समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो विकास होता है, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं दोस्तों कि जो विकास सामान्य से, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो समन्वय का सिद्धांत है तो समन्वय का सिद्धांत कहता है कि जो हमारा विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसकी ओर दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है। जैसे सपोज करिए दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा है, वो 1 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का है तो क्या करता है दोस्तों, ये जो लेखनी है, मार्कर है, इसको जब पकड़ेगा तो ये मार्कर को बिल्कुल जैसे हम लोग पकड़ करके लिखते हैं वैसे नहीं पकड़ेगा। इस मार्कर को या तो ऐसे पकड़ेगा, तो वो क्या है, वो सामान्य विकास है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा तो वो इस मार्कर को दोस्तों वो ऐसे पकड़ना क्या है, सीख लेगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहले विकास कैसा हुआ दोस्तों? सामान्य हो गया। और जो सामान्य से एक ऐसा विकास है दोस्तों, विशिष्ट की ओर हो गया। तो मतलब क्या है कि बच्चा प्रारंभ में किसी चीज को पकड़ता है, तो देखिए पहले क्या होगा, पहले देखिए दोस्तों, किसी चीज को अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है, पहले बच्चा किसी चीज को पैदा होते हुए किसी चीज को ऐसे पकड़ने नहीं लगता है। क्या करेगा? देखिए दोस्तों, पहले वो हाथ को हिलाना सीखेगा, हाथ को हिलाने के बाद वो अपने ऐसे अंगुलियों को चलाना सीखेगा, फिर ऐसे ऐसे पूरा करना सीख जाएगा। और कुछ दिनों के बाद किसी चीज को ऐसे पकड़ेगा, पेन को, और कुछ दिनों के बाद पेन को क्या है दोस्तों, ऐसे पकड़ने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि बच्चा प्रारंभ में क्या कर रहा है, हाथ हिला रहा है, तो उसकी क्या सामान्य है। लेकिन जब ये उसकी सारी उंगलियां सध जाएंगी तो धीरे धीरे पेन को अथवा अन्य किसी वस्तुओं को क्या है, पकड़ना सीख लेगा। तो ये इस सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? समन्वय का सिद्धांत है। तो समन्वय का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जो हमारा विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि लिख सकते हैं कि अतः जो बालक होगा तो बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा। बालक पहले सामान्य क्रिया करता है। बालक पहले क्या? सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया
करता है, सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया करता है। देखिए दोस्तों, दोनों सेम ही चीज है कि सामान्य से क्या है विकास, विशिष्ट की ओर हो रहा है। तो इसमें हम और लिख सकते हैं कि अतः बालक पहले सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर करता है। तो दोस्तों इस पॉइंट से आपको याद क्या करके रखना है, इसमें आपको समन्वय के सिद्धांत में याद करके रखना है कि जो हमारा विकास होता है दोस्तों, तो वो कहां से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समन्वय का सिद्धांत हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समन्वय का सिद्धांत समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगले सिद्धांत की बात करें जो विकास का सिद्धांत है, तो अगला सिद्धांत है दोस्तों कि निश्चित पूर्व कथनी का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कि निश्चित पूर्व कथनी का सिद्धांत है, पूर्व कथनीय का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत के नाम के आधार से आप समझ सकते हैं यह सिद्धांत क्या कह रहा है दोस्तों, कि निश्चित पूर्व कथनी का सिद्धांत है। निश्चित पूर्व कथनी का सिद्धांत है मतलब अगर हम इसको बोलें तो बालक के पैदा होने, ये भ्रूण में होने के पहले ही ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो बताई जा सकती हैं कि बालक का विकास कहाँ की ओर हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब निश्चित पूर्व कथनी, हमको पहले, पूर्व यानी पहले से ये निश्चित है कि उसका विकास, देखिए सभी तो पहले से निश्चित नहीं होते कि बालक प्रतिभाशाली होगा, कोई 6 फीट का होगा, 10 फीट का, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती हैं कि जो पहले से ही निश्चित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसके सिद्धांत के अंतर्गत आएगा निश्चित पूर्व कथनीय का सिद्धांत। तो इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो वृद्धि और विकास होती है उसमें कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो पहले से ही निश्चित होते हैं। तो यहां पर हम जैसे हम लिख सकते हैं कि वृद्धि और विकास के कुछ पक्ष है। देखिए दोस्तों, सभी पक्ष की बात नहीं करें, केवल कुछ पक्ष है। वृद्धि और विकास के कुछ पक्ष हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि वृद्धि और विकास के कुछ पक्ष के विकास का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। कुछ पक्ष के विकास का अनुमान, विकास का अनुमान पहले मतलब जन्म से पहले ही लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों हम 2 चीजें पढ़ेंगे। निश्चित पूर्व कथनी के सिद्धांत है, इसमें जैसे ए नंबर हम पढ़ेंगे कि विकास होता कहां है, क्या चीज ऐसी निश्चित है कि जो निश्चित पूर्व कथनी सिद्धांत के अंतर्गत आएगी। तो पहला हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके इस नियम के अंतर्गत है कि मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत है। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत है। मुखी का आप सिद्धांत बोल सकते हैं दोस्तों, या तो नियम बोल सकते हैं। मस्तकाधोमुखी का नियम। अब देखिए दोस्तों, मस्तकाधोमुखी का नियम क्या कहता है दोस्तों, इसको देखिएगा, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि मस्तकाधोमुखी का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, मस्तकाधोमुखी का नियम। तो मस्तकाधोमुखी का नियम ये कहता है दोस्तों कि जैसे बच्चा भ्रूण में होगा तो बच्चे का विकास जो होगा तो सबसे पहले सिर का विकास होगा। देखिए निश्चित पूर्व कथनी मत का सिद्धांत का मतलब ये है कि हम पहले ही पता लगा लिए कि जो भ्रूण में बच्चे का सबसे पहले विकास किसका होगा, तो सिर का। ये दोस्तों रीट में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चे का सबसे पहले विकास किसका होता है, तो सबसे पहले जो विकास होता है दोस्तों तो सिर का होता है। तो मस्तकाधोमुखी विकास के नियम में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो विकास होता है ना, तो देखिए कितना इजी है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से
पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अब देखिए दोस्तों, तो इस सिद्धांत के आधार पर ये स्पष्ट हो गया हमको दोस्तों कि जैसे बच्चा भ्रूण में है तो सबसे पहले बच्चे का विकास क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले बच्चे का विकास क्या होगा दोस्तों, सिर का विकास होगा, मतलब सिर से पैर की ओर होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले सिर का विकास होगा, फिर ये हमारे धड़ का विकास होगा, फिर हमारे पैरों का विकास होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ये एक बच्चा है तो ये जैसे भ्रूणावस्था में है दोस्तों, तो भ्रूणावस्था में क्या है दोस्तों कि सबसे पहले इसके सिर का विकास होगा। विकास किसका दोस्तों, ये सबसे पहले क्या बनेगा, इस भ्रूण के अंदर सिर बनेगा। सिर के बाद क्या होगा दोस्तों, इसका जो धड़ है, धड़ अपन पेट भी, इसका विकास होगा। फिर इसके क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैरों का विकास होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कि विकास में, भ्रूण में सबसे पहले बच्चे का विकास किसका होता है, तो किसका विकास होता है दोस्तों, सिर का होता है। और किस ओर होता है, सिर से पैरों की ओर होता है। मतलब सबसे पहले विकास किसका होगा, बच्चे के शरीर में सिर का विकास होगा। तो दोस्तों एक तो यहाँ आपको और फैक्ट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब बच्चा भ्रूण में, भ्रूण से लेकर के जब 2 वर्ष में, जब बच्चा 2 माह का होता है, तो 2 माह में अगर हम तुलना करें सिर का और पूरे शरीर का, तो बच्चे का जो सिर होगा ना, तो संपूर्ण शरीर का क्या होगा दोस्तों, 1/2 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1/2 होगा। 1/2 किसका होगा, देखिए दोस्तों, संपूर्ण शरीर का हम लिख सकते हैं, संपूर्ण शरीर का। मतलब आधे में क्या होगा, आधे में आपकी पूरी शरीर होगी और आधे में केवल क्या होगा दोस्तों, आपका केवल सिर होगा। तो प्रथम 2 माह में जो सिर होता है ना, तो संपूर्ण शरीर का कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। और जैसे बच्चा जन्म के बाद लगभग हम बोल सकते हैं 8 से 9 महीने के बाद जो सिर होगा दोस्तों, तो संपूर्ण शरीर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। कब, जन्म के बाद। तो ये भी आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि बच्चे का भ्रूण में सबसे पहले विकास किसका होता है, सिर का, और सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं कि बच्चा जब 2 माह का रहता है भ्रूण में, तो जो हमारा मस्तिष्क होगा संपूर्ण शरीर का क्या होगा, ये आधा होगा। तो आप देख रहे हैं आधा मतलब 2 माह में सबसे पहले किसका ज्यादा विकास हो रहा है, सिर का विकास हो रहा है। और बच्चे के जन्म के बाद जो हमारा सिर होगा, तो संपूर्ण शरीर का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों, मस्तकाधोमुखी का नियम कहता है। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम एक ठो और नियम पढ़ेंगे, बी नंबर नियम पढ़ेंगे, जो इसी के अंतर्गत आएगा। वो सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जो हमारा विकास होता है तो निकट से दूर की ओर होता है। क्या, निकट से दूर की ओर। निकट से कहां होता है दोस्तों, दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत निकट से दूर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, निकट से दूर मतलब इसको हम लिख सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। या तो आप उसको बोल सकते हैं निकट से दूर की ओर बोल सकते हैं दोस्तों, या तो क्या बोल सकते हैं, केंद्र से बाहर की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जैसे हमारे शरीर की क्या है, बोन्स, हड्डी है। तो जैसे सपोज करिए ये क्या है, हमारे शरीर की क्या है, ये हड्डी है। सपोज करिए हमारी क्या है, शरीर की हड्डी है, ये हड्डी। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है, निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि हमारा जो विकास होगा, तो पहले हड्डी का क्या होगा, आंतरिक भागों का होगा, इस भाग का पहले विकास होगा। और जब इस भागों का विकास होगा दोस्तों, तो इससे मतलब केंद्र, इसका केंद्र बिंदु ये है, तो केंद्र से विकास कहां की ओर होगा दोस्तों, बाहर की ओर होगा। मतलब पहले सबसे पहले अंदर की ए वाला पार्ट का हमारा क्या होगा, विकास होगा।
ये पार्ट हमारा मजबूत होगा और हमारा विकास यहां से क्या की ओर दोस्तों, देखिए बाहर की ओर होगा। तो आप देख रहे हैं हमारा क्या सिद्धांत है, निकट से दूर की ओर। देखिए निकट से कहां की ओर हुआ है, दूर की ओर, या तो केंद्र से बाहर की ओर। ये देखिए पहले केंद्र भाग का विकास होगा और फिर बाहर का। मतलब एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम अपने शरीर का केंद्र बिंदु माने तो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होता क्या है दोस्तों, नाभि होती है। क्या होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, ये नाभि है। तो मतलब ये जो निकट से दूर की ओर बोल रहा है, तो पहले हमारे किसका विकास होगा दोस्तों, नाभि का होगा, और फिर नाभि से इधर की ओर होगा और इधर की ओर। देखिए नाभि से दूर बाहर और ये बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको इसमें आप डबल स्टार इस नियम में बना करके रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है और इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि विकास कहां से कहां की ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले विकास किसका होता है, सिर का होता है। प्रथम 2 माह में सिर का कितना होता है, तो संपूर्ण शरीर 1/2 होता है। जन्म के समय कितना होता है, 1/4 हो जाता है। अब दोस्तों निकट से दूर की ओर सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हड्डी हमारे आंतरिक भागों में मजबूत होगी और फिर हमारे क्या होगी दोस्तों, बाह्य भागों में मजबूत होगी। जैसे दोस्तों इसको एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं हम कि जैसे बच्चे का 9 या तो 10 माह में उसके दांत निकलते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो कितने महीने में निकलते हैं, 9 से 10 महीने में। और यहां से एक तो प्रश्न और पूछता है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है दूध के दांतों की संख्या दोस्तों, 20 होती है। लेकिन वहां पढ़ाएंगे हम विकास के इसके सिद्धांत के आगे आपको ये बताया जाएगा डिटेल। तो देखिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चे का जो दांत का विकास 9 या 10 महीने में निकलता है दांत, तो एकाएक ऐसा नहीं हुआ कि दोस्तों कि कल दांत कल नहीं था और आज निकल आया है, एक विकास हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो विकास होगा दोस्तों दांत का ना, इसका मतलब ये होता है कि दांत का जो विकास तुरंत नहीं हुआ है कि कल हुआ और आज निकल आया। उसकी जो नींव होती है दोस्तों वो 5 से 6वें महीने में पड़ना स्टार्ट हो जाती है और नींव पड़ जाती 5 से 6 महीने में और वो 9 से 10 महीने में वो पहला दांत निकलता है। अब देखिए दोस्तों अब हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे विकास का। तो अगला सिद्धांत हमारा है दोस्तों वातावरण एवं वंशानुक्रम का संबंध है। तो देखिए अगला सिद्धांत आप डाल करके लिख सकते हैं कि वातावरण और आनुवांशिकता, या तो हम यहां पे वंशानुक्रम लिख सकते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत है। तो वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है। अब देखिए दोस्तों वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है, ये भी देखिए दोस्तों सरल है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखें तो ये कहता है कि जैसे बच्चा, देखिए कि कोई भी बच्चा है उसके माता पिता कैसे दोस्तों, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, प्रखर बुद्धि वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, वंशानुक्रम होता क्या है, बच्चों को जो उनके माता पिता से जो गुण की प्राप्ति होती वही क्या होता है दोस्तों, उनसे वंशानुक्रम होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सपोज करिए एक बच्चा है जिसको वंशानुक्रम कैसा है दोस्तों, अच्छा मिल गया। कैसा मिल गया दोस्तों, अच्छा वंशानुक्रम मिल गया। उसके माता पिता श्रेष्ठ है तो उसमें जो वंशानुक्रम के गुण आएंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों जो उसको वातावरण है वो क्या मिल गया दोस्तों, खराब मिल गया, तो भी उसका दोस्तों विकास क्या होगा, अवरुद्ध होगा। विकास क्या होगा दोस्तों, अवरुद्ध होगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि वातावरण और विकास के सिद्धांत में कि देखिए दोस्तों बच्चे को वंशानुक्रम के जो गुण हैं दोस्तों वो अच्छे हैं, लेकिन उसको जो वातावरण है दोस्तों वो खराब वातावरण में है, तो उसका जो विकास होगा दोस्तों तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है ना तो वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करता है। अगर सपोज करिए एक बालक है, अगर उसको वंशानुक्रम अच्छा मिल गया है और उसको वातावरण भी अच्छा मिल जाए तो उसका विकास क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। वो बच्चा आगे जाकर के एक प्रतिभाशाली बालक जरूर बनेगा। तो आशा करते हैं आपको वातावरण और वंशानुक्रम का सिद्धांत समझ में आया होगा दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम प्रति दिवस जब वीडियो हमारा लास्ट होता है तो हम आपको एक ठोक कथन लिखवाते हैं, क्योंकि बाल विकास में आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी, अभी सी टेट का पेपर चल रहा है, कथन 100% आते हैं। चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे गणित हो,
और चाहे हिंदी हो, वाल एक कथन जरूर आते हैं। तो हमारा आज कथन है दोस्तों हैंक महोदय का, कि हैंक महोदय ने विकास के बारे में क्या कहा है। तो आप इसको नोट डाल करके लिखेंगे दोस्तों कि हैंक महोदय ने क्या कहा है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि हैंक महोदय ने क्या कहा था। तो हैंक महोदय ने कहा था दोस्तों कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, प्रत्येक बच्चा होता है, तो उसका जो जीवन होता है वो एक चौड़े मार्ग की तरह होता है, बिल्कुल NH7 के जैसा होता है, और उस चौड़े मार्ग में सभी को चलना होता है। तो हम बोल रहे हैं, आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि हैंक की परिभाषा। तो क्या दोस्तों इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक चौड़े मार्ग की तरह होता है जिसमें सभी लोगों को चलना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमने विकास के सिद्धांत जितने भी हैं आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम अगले चैप्टर में आपको कुछ विकास के अन्य उदाहरण देंगे, कि जैसे आपके प्रश्न में आएगा दोस्तों कि कच्चे दांत के स्थान में अस्थाई दांतों का निकलना क्या दर्शाता है दोस्तों, वृद्धि दर्शाता है कि विकास दर्शाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आगे हम सीखेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई हो या आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।